नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आज लेके आया हूं ज्योग्राफी का एक अहम टॉपिक है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। तो आइए इसको समझते हैं। तो इस चक्रवात को समझने के लिए पहले हमको कटिबंध को समझना जरूरी होती है। अगर ये कटिबंध समझ लेते हैं तो चक्रवात को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो कटिबंध, क्योंकि पवन जो है, वायु जो है, वायु का नेचर और जल का नेचर एक जैसा है। जैसे जल, अगर किसी बाल्टी में अगर जल रखा हुआ हो, अगर इस बाल्टी में बहुत भरा हुआ पानी हो और इस बाल्टी में आधा पानी हो और इसमें एक अगर पाइप लगा दिया जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाती है। सेम उसी तरह वायु भी होता है। वायु जिधर ज्यादा वायु होती है और जिधर कम वायु होती है, तो ज्यादा जिधर वायु होगी वो कम वायु की तरफ प्रवाहित होती है। तो इसमें समझेंगे कि ज्यादा वायु किधर होगी और कम वायु किधर होगी। इसको समझने के लिए आपको इस पर आना पड़ेगा, आपको कटिबंध पर। तो आप समझ लीजिए कि ये भारत का ये मैप है, कटिबंध है, जो कि आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश से अगर उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है। ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव और निचली भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब ऊपरी भाग में अगर 27 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे तो इस रेखा को कहा गया है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और अगर विषुवत रेखा से 27 डिग्री अगर नीचे आते हैं तो ये जो रेखा है, इस रेखा को कहा गया है मकर रेखा, मकर रेखा। अब समझते हैं, क्योंकि सूर्य जो है, अगर सूर्य मान लिया जाए तो सूर्य की किरण जो है सालों भर जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही लंबवत पड़ती है। इसकी जो किरण है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लंबवत पड़ती है, अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य सालों भर चमकती है। अगर विषुवत रेखा पर सूर्य सालों भर चमकेगी तो यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो विषुवत रेखा पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी और दोनों ध्रुव, ये नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव पर जो सूर्य की किरण तिरछे पड़ती है, इसलिए यहाँ शीत ठंडा पड़ता है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ? विषुवत रेखा पर, क्योंकि यहाँ सूर्य सालों भर चमकती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरण तिरछे पड़ती है, इसलिए इन दोनों को हम लोग शीत कटिबंध या तो इसको ठंडा प्रदेश भी कहते हैं। तो अब इसको समझते हैं। जब बीच में सूर्य विषुवत रेखा पर सालों भर पड़ेगी तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो गर्मी को हम लोग उष्ण के नाम से जानते हैं। इसलिए 0 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ रही है। और 27 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में इसके माध्यम से गर्मी यहाँ कम पड़ती है, इसलिए इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और 66 डिग्री से 90 डिग्री कर ले जाइएगा तो यहाँ पर सूर्य की किरण नाम मात्र के पड़ती है, इसलिए इसको कहते हैं शीत कटिबंध। तो आइए तीनों कटिबंध समझ में आ गया होगा कि 0 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ रही है, उष्ण ज्यादा पड़ रही है। और 27 डिग्री से 66 डिग्री में गर्मी कम पड़ती है, मतलब शीत और उष्ण का मिला हुआ, इसलिए इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो अब मेन जो हम लोग को समझना है कि अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो वायु वहां हल्का हो जाती है। गर्मी ज्यादा पड़ने से वायु हल्का हो जाती है, और वायु जो हल्का होती है तो वायु बाहर की ओर निकल जाती है। तो यहां समझेंगे, अगर गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, तापमान ज्यादा पड़ रहा है, तो क्या होगा? वायु हल्का होकर के वायु वहां से निकल जाती है, तो वहां का प्रेशर जो है लो हो जाता है। मान लिया जाए कि एक कोठरी में 10 केजी वायु है। अगर यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ से कुछ वायु बाहर निकल जाएगी, तो 5 केजी ही बचेगा। तो इसका जो प्रेशर था 10 केजी का, अब वो प्रेशर कितना रह गया? 5 केजी का। मतलब ताप और वायु दाब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ताप और दाब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। मतलब अगर तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा? घट जाएगा। वायु दाब क्या होगा? घट जाएगा।
अगर वायु दाब जहां रहेगा ज्यादा वहां तापमान अधिक कम रहेगा। मतलब यहां समझिए उष्ण कटिबंध में यहाँ क्या हो रहा है, सूर्य की किरण ज्यादा पड़ रही है तो यहाँ क्या होगा, तापमान अर्थात ज्यादा हो रही है तो वायु गर्म होकर बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। वायु दाब कम हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, लो प्रेशर हो जाएगा, निम्न वायु दाब हो जाएगा। और यहाँ अगर शीत कटिबंध में देखिए तो यहाँ सूर्य की किरण तिरछे पड़ रही है तो यहाँ ठंडा प्रदेश होगा। ठंडा में क्या होगा, गर्मी नहीं पड़ेगा तो वहां वायु दाब अधिक होगा। इसको आप एचपी से डिनोट कर सकते हैं, हाई प्रेशर। अब इसको समझते हैं कि वायु की जो गति है उसका दो तरह से गति करती है, उसका दो नियम, एक तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण और दूसरा जो है यही वायु दाब के कारण। देखिए अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, वहां ताप अगर ज्यादा पड़ेगी, ताप अगर अधिक है तो वायु दाब क्या हो जाएगा, यहाँ कम जाएगा। वायु दाब क्या होगा, यहाँ कम जाएगा। और बाहर का जो वायु दाब है और इसके बगल में अगर यहाँ गर्मी नहीं पड़ रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वायु दाब उच्च हो जाएगा। इसको हम एचपी से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम एलपी से लो प्रेशर, इसको निम्न वायु दाब भी कह सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब। यहाँ हो जाएगा ये उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब। तो वायु का नेचर क्या है, जहां निम्न वायु दाब होगा तो उच्च वायु दाब से जो है वायु प्रभावित होकर के निम्न वायु दाब की ओर घूमते हुए, चक्कर काटते हुए इसको हम लोग भरने की कोशिश करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं चक्रवात। चक्रवात जैसे इसका जो आकार होता है ये धीरे धीरे इस टाइप से बनते हुए ये अंग्रेजी के भी आकार में शेप ले लेता है। और इसका आप लोग गांव देहात में जिसको विंडो कहते हैं, क्या देखते होंगे, धीरे धीरे घूमते आकार ले लेता है। तो विंडो होने के कारण है कि गर्मी ठंडा में नहीं देखने को मिलता होगा, गर्मी में देखने को, इसको गांव वाला भूत भी कहते हैं। यहाँ क्या होता है कि अगर वहां का गर्मी के कारण वहां का वायु खाली हुआ तो अगल बगल चारों पट्टी से वायु क्या होता है, उसको भरने की कोशिश करते हैं। जिस तरह पानी क्या है, अगर ढलान में जाइएगा तो ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होती है, वायु भी उसी तरह होती है। वायु जहां खाली हुआ चारों तरफ से दौड़ता है वायु उसको भरने के लिए, इसलिए एक चक्कर के रूप में वो घूमने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं चक्रवात। इसका जो आकार है अंग्रेजी के भी के समान होती है। इसका जो चक्रवात जहां उत्पत्ति होती है, इसका केंद्र को चक्रवात का आंख या चक्रवात के चक्षु के नाम से जानते हैं, आंख या चक्रवात के चक्षु। इस चक्रवात को नापने के लिए हम लोग टी स्केल का उपयोग करते हैं, टी स्केल का। चक्रवात को किससे नापते हैं, टी स्केल का उपयोग करते हैं। तो इसी में बहुत सारे चक्रवात हैं, उसको आइए आप लोग देखते हैं। उसको देखने से पहले एक कोरियोलिस बल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक कोरियोलिस महोदय थे, उसने चक्रवात के नियम कुछ दिए थे। कोरियोलिस महोदय और फेरल दोनों ने एक ही नियम दिए हैं। इसको पहले समझ लेते हैं कोरियोलिस बल क्या था। कोरियोलिस एक आदमी था, उसने कोरियोलिस बल का नियम दिया। इसी को हम लोग फेरल के नियम से भी जानते हैं, फेरल के नियम से भी जानते हैं। इसने क्या कहे कि अगर विषुवत रेखा, ये मान लीजिए ये लाइन है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के अगर उत्तरी ओर, अगर ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में अगर वायु जाएगी तो इसकी दिशा जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाती है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये जो विषुवत रेखा से नीचे अगर दक्षिणी गोलार्ध में वायु जाएगी तो इसकी जो दिशा है वो क्लॉकवाइज घूम जाती है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज। अब ये ऐसा क्यों कहे, कोरियोलिस महोदय ने ऐसा क्यों कहे, तो इसके पीछे रीजन है, क्या है देखिए। अगर क्या बोले कोरियोलिस महोदय, अगर ध्रुव से विषुवत रेखा से उत्तरी मतलब गोलार्ध में वायु जाएगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। देखिए कैसे घूमती है। मान लीजिए इधर से इधर जा रही है वायु
तो क्या ये महोदय बोले हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होता है, घड़ी ऐसे घूमती है, तो ये कैसे घूमेगा, इस टाइप से घूम जाती है वायु, इस टाइप से घूम जाती है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। और अगर दक्षिणी ध्रुव में अगर वायु प्रवाहित होती है तो इसमें बोले हैं कि ये क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में इस टाइप से वायु घूम जाती है, इस टाइप से। ये कैसे घूमती है, क्यों ये नियम दिए, आइए इसको ग्लोब के माध्यम से हम समझाते हैं। आप लोग को पता होगा कि ये अगर ग्लोब में देखें तो ये पूरब दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। ये बीचों बीच जो रेखा है आपको विषुवत रेखा कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आप लोग को पता होगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, अर्थात इस टाइप से घूमती है, ना कि ऐसे घूमती है। पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, इस टाइप से पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर। अगर मानिए पृथ्वी ऐसे घूम रही है और विषुवत रेखा से क्या हो रहा है, वायु क्या है, ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में अगर बढ़ रही है तो आप स्वाभाविक बात है कि ये क्या होगा, इस टाइप से मुड़ जाएगी। अगर ये इससे विषुवत रेखा से वायु जा रही है तो क्या होगा, इधर से ऐसे ठहरा जाएगी इस टाइप से, तो ये ऐसे करके शेप बना देगी। तो ये कौन सा दिशा हो गया, एंटी क्लॉक हो गया, एंटी क्लॉक। लेकिन उसके बाद क्या बोले, अगर विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध की ओर वायु प्रवाहित होती है, दक्षिणी गोलार्ध मतलब नीचे की ओर, अगर इसका मुंह नीचे कर दें तो ये क्या इधर ठहराएगी, कभी नहीं ठहराएगी, कब जाएगा, इधर की ओर जाएगी। तो इस टाइप से शेप बनाएगा, तो इस टाइप से मतलब कि क्लॉकवाइज। तो यही नियम दिए थे। अगर आप उस टाइम आप लोग भी रहते थे नियम दे सकते, कोई बड़ा नियम नहीं था। क्या बोले कि अगर विषुवत रेखा से उत्तर की ओर वायु प्रभावित होगी तो घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर अगर वायु प्रभावित होगी तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूम जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फेरर का नियम और या फिर कोरियोलिस बल। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि वायु कैसे प्रभावित होती है। तो वायु जो है, वायु के दिशा, वायु जो प्रभावित होती है उसका दो कारण, एक क्या हो रहा है, हाई प्रेशर मतलब जिधर उच्च वायु दाब है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रभावित होगी। अब दूसरा अगर दिशा देखें तो कोरियोलिस महोदय के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, वायु एंटी क्लॉकवाइज में चक्कर लगाती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है क्लॉकवाइज में चक्कर लगाती है। इस टाइप के चक्रवात 3-4 जो इंपोर्टेंट चक्रवात है वो आप लोग को बता रहे हैं, नाम सुनेंगे। एक जो चक्रवात है जो सबसे इंपोर्टेंट है, विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात इसको कहा गया है, जिसका नाम है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो है। यह जो टॉर्नेडो है यह अमेरिका में अर्थात यूएसए में आता है। तो टॉर्नेडो याद रखना है, किस देश में आएगा यह चक्रवात, अमेरिका अर्थात यूएसए। और एक है विली विली, ये कौन सा हो गया, अमेरिका में आएगा, अमेरिका में आएगा। यहां के लोग इतना खतरनाक होता है कि यहाँ के लोग भी इससे वाकिफ हो गए हैं टॉर्नेडो से। जैसे बिहार और यूपी में हम लोग लू से प्रभावित होते हैं, हमेशा लू से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। यहाँ के लोग बड़ा तेज है, यहाँ पे घर भी अगर टॉर्नेडो आया, इतना भयंकर तूफान आती है कि ये जो है बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े घर को उजाड़ के चला जाता है। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये जो चक्रवात की उत्पत्ति होगी वह ज्यादा करके समुद्री भाग में होती है। क्यों होती है, स्थलीय भाग में इसका उत्पत्ति क्यों नहीं होती है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। क्योंकि स्थलीय भाग में जो है पेड़ पौधे रहने के कारण तापमान जो है क्या हो रही है, तापमान अधिक पड़ती है। तापमान क्या हो रही है, अधिक पड़ती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अधिक पड़ने के कारण क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर मतलब स्थलीय भाग में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तापमान अधिक पड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ से वायु हल्का होगी और हल्का होके सीधे क्या आ जाएगी, समुद्र में। समुद्र में क्योंकि ठंडा है तो वहां हाई प्रेशर है, तो लो प्रेशर से वायु उठ के कहां जाएगी, ठंडा फिर समुद्र की ओर। अब जब दोनों वायु का मिलन हो जाएगा, ठंडा और गर्म वायु, तो वहां क्या हो जाएगा, चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। तो ज्यादा जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है वो सागरीय भाग में होती है।
दूसरा जो पॉइंट है टार्नेडो, टार्नेडो में अमेरिका के लोग इससे वाकिफ हैं कि ये हमेशा इस क्षेत्र में आते ही हैं। तो यहाँ के लोग जो है अपना घर भी बहुत ही अच्छे से बनाते हैं। अच्छे से इसलिए क्योंकि जो भी अपना घर बनाएंगे, अगर ऊपर में 2 बिल्डिंग अगर बना दिए तो नीचे भी एक बिल्डिंग बना देते हैं। अगर टार्नेडो आया तो यहाँ के बच्चा जो होगा, जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नीचे वाले घर में चले जाते हैं। और टार्नेडो महोदय आया, ऊपर वाला घर उठा करके लेके चला गया, तो नीचे वाला कम से कम वो तो सेफ बच जाते हैं। तो ये जो है सीखे हैं, किससे सीखे हैं, तो केचुआ से। केचुआ आप लोग देखे होंगे, जो कि किसान का मित्र कहा गया है। केचुआ का आप लोग देखे होंगे कि ऊपर में अपना लेटरिन कर कर कैसे करके जमा कर देता है, अब खुद इस घर में नहीं रहेगा, वो नीचे जाकर के, इसमें जाकर के धरती के अंदर रहेगा। अगर इसको लात से मार भी दीजिएगा तो ऊपर से देखेगा, ओ अच्छा 7 दिन का जमा हुआ, मेरा लेटरिन लेके चल गया, कोई बात नहीं, अगला लेटरिन करके जमा कर देंगे। तो यही बात इसी से सीखा वो अमेरिका वाले लोग। केचुआ खुद धरती के नीचे रहता है और घर क्या बनाता है, ऊपर। इसी से सीख के अमेरिका वाले टार्नेडो तूफान से बचता है। एक तूफान आता है जिसका नाम है टाइफून, बहुत इंपॉर्टेंट तूफान है टाइफून। यह जो तूफान है दक्षिण चीन सागर, अर्थात चीन, आप याद रख सकते हैं, चीन और जापान, चीन और जापान 2 देशों में आती है। तो टार्नेडो कहां आएगा, अमेरिका में। टाइफून कहां आएगा, चीन और जापान में। एक और याद रख लीजिए, विली विली। विली विली जो है ये आता है ऑस्ट्रेलिया में, आता है ऑस्ट्रेलिया में। विली विली, विली विली। एक और चक्रवात है जिसको हम लोग भारत में बंगाल की खाड़ी में आता है, चक्रवात को चक्रवात ही कहते हैं, टाइफून। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, इसमें और कौन कौन से पवनीय गति होता है, कौन कौन से पवन चलते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।